हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का बुल्स एंड बियर मार्केट में। और आज की एनालिसिस काफ़ी खास है। तो खास है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ना ही मैं यहाँ कोई बेचने के बारे में बता रहा हूँ, ना ही कोई खरीदने के बारे में बता रहा हूँ। हाँ, हम उस अपॉर्चुनिटी को देखेंगे और उसे एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, क्या ये अपॉर्चुनिटी हमें अच्छा ट्रेड दे सकती है या नहीं, और सारी चीज़ें समझेंगे उससे रिलेटेड, बट वन बाय वन। तो आज हम बात करने जाने वाले हैं एक वन ऑफ दी लार्ज कैप कंपनी हैवेल्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात यहाँ देखेंगे तो ये लाइफ टाइम हाई से अभी लगभग 13% लो पे चल रही है। दैट्स बिग अमाउंट अगर आप देखोगे। और दूसरी बात, अगर हम यहाँ से इसकी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी देखें तो अभी लेटेस्ट मैं इस स्टॉक के इसलिए एनालिसिस भी लेके आया क्योंकि काफ़ी लोग भी जानते हैं कि काफ़ी अच्छी फॉल भी हुई है। यहाँ पास आप देखोगे तो दैट्स अबाउट 9% की फॉल है कुछ ही दिनों में, वो भी 2 कैंडल्स 9% की फॉल दी गई है। तो इसके पीछे कारण क्या है? सिंपल सी बात, ये भी तो समझना जरूरी है। हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स आए हैं, हाईएस्ट एवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स इंप्रूवमेंट हुई है। आप इनकी अगर मैं तो काफ़ी अचंभा होता हूँ लोगों को देख करके कि धड़ाधड़ वो बेच भी रहे हैं। ठीक है, आप इनके प्रोबेबिलिटीज़ को देखना एक बार ध्यान से, तो आपको ये चीज़ें समझ आएंगी, इनकी स्टैटिक्स और जो नई चीज़ें आई हैं। बस लोग खटाखट एक का सुने कि ऐसा वो बोल रहा है और अपना डिसीजंस खटाखट ले लेते हैं। तो देखो, लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स को भी अगर इनके ध्यान दोगे तो सेल्स हाईएस्ट एवर है, एबिटा हाईएस्ट एवर है, नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, और ईपीएस अर्निंग पर शेयर्स भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव हुए हैं। अगर अर्निंग पर शेयर तो वैसे ओवरऑल लिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें जब अपसाइड में हैं, सो व्हाई दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग एट बॉटम, और वो भी रिजल्ट जस्ट आने के बाद। ये चीज़ें क्वेश्चन सवाल उठाती हैं और इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। हाँ, हम इसमें जाए ट्रेड करें या ना ट्रेड करें, पर एक अंडरस्टैंडिंग हमें पैदा करना जरूरी है। इसलिए आज अपन बात कर रहे हैं हैवेल्स इंडिया के बारे में। ये चीज़ें समझ आई, बहुत बेटर। तो हम आगे बात करेंगे और आगे टेक्निकल्स की, बट उससे पहले हम जहां पास थे वहीं पास वापस लौट जाते हैं इस चीज़ में। ठीक, उससे पहले एक कुछ पॉइंट ऑफ व्यू समझ लेते हैं हैवेल्स इंडिया लिमिटेड के बारे में घुसने से पहले कि यार कंपनी करती क्या है। तो वो कई नए होंगे, उनको मालूम नहीं होगा, तो सिंपल से बता देते हैं। इसके अबाउट सेशन में जाना है अपने को, और खटाखट 2-4 चीज़ें इसके बारे में जल्दी जल्दी मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है, मैं वैसे पढ़ चुका हूँ तो सिंपल सी बात बता भी दूँ डायरेक्टली, अगर आप सुनना चाहो तो। हैवेल्स इंडिया इंडिया की टॉप मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है और टॉप मोस्ट कंपनी है जो इलेक्ट्रिकल्स के केबल, इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक स्विचेस, एमसीबी, और इसके साथ साथ इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो यहाँ तक सीमित नहीं है। इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए ये सारे और प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, जैसे टीवी हो गया आपका, टेलीविज़न, इसके अलावा इसके स्मार्ट टीवीज हो गए, एसी हो गए, वाटर कूलर हो गया, आयरन हो गया, फैंस हो गए, वॉशिंग मशीन हो गई। तो ओवरऑल इनकी सारी की सारी रेंजेस हैं। एक बार मैं फटाफट आपको ये सारी चीज़ें दिखा भी देता हूं, तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा आसानी तरीके से समझ आएगा कि आखिरकार ये हैवेल्स वाले काम काज क्या है इनका, है ना। तो काम काज समझ आ जाएगा तो शादी ब्याह कराने में हमें आसानी होगी। तो सबसे पहले इनकी हैवेल्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप देख सकते हो इनका काफ़ी ब्रांड्स भी हैं। उससे पहले ब्रांड्स में जाने से पहले इनकी कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये इनके कुछ फैंस हैं, जैसे ये फैंस की ज़्यादातर कैटेगरीज में डील करते हैं, और इनके ज़्यादातर फैंस 3000 के ऊपर वाली कैटेगरी में लॉन्च होते हैं, और अपर रेंज में तो फिर 10,000 12,000 तक भी जाते हैं। तो उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। बट एक चीज़ यहाँ मैं बोलूँगा, हैवेल्स नॉर्मल रेंज के लोगों के लिए भी प्रोडक्ट्स बनाता है। दैट्स गुड चीज़ है जो इसके लिए। और हैवेल्स के पंखे आप देखने लायक रहते हैं, काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस के रहते हैं, प्लेन्स रहते हैं। इसके बाद डिज़ाइनर लोगे तो अलग से वो हो जाएगा। या आपके एयर कंडीशनर्स हैं, एसी वगैरह, तो काफ़ी अच्छे रेंज में आपके देखो 34,000 से भी स्टार्टेड है, जो एकदम लो रेंज आती है। और ये ले जाते आपका 1,70,000 80,000। ठीक है, और ये एक और यहाँ एसी है जो एकदम 21,000 पे है, तो ये बहुत ज़्यादा छोटी एसी है। फिर भी अगर आप देखोगे तो इनकी एसीज की भी रेंज सभी कैटेगरीज पे फिटअप होती है। हाँ, इनकी टीवी भी है, टीवी स्मार्ट टीवी भी बनाते हैं, एलईडी, इसके बाद 4K वगैरह, जितनी सारी की सारी सब मतलब दुनिया भर की टीवियाँ हैं, तो उसकी एक रेंज इनके पास है। हाँ, इनकी पोर्टफोलियो ज़्यादा डाइवर्स नहीं है टीवी वाले सेक्शंस पे। और अगर आगे जाया जाए तो इनके पास फ्रिज का भी अच्छा खासा पोर्टफोलियो है, और हैवेल्स के जनरली फ्रिज काफ़ी अच्छे लंबे समय तक चलते हैं। अगर किसी से बोला जाए कि भैया आप हैवेल्स के लोगे, एलजी के लोगे,
तो उस या सैमसंग के लोगे तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा ज़्यादा, उसको तीनों ब्रांड एक जैसे ही लगेंगे। और दैट्स द ब्यूटी, यही है एक ब्रांड पावर, यही है क्या है, ब्रांड पावर है। तो ये चीज़ें अपने को समझने की ज़रूरत है। चलिए जी, अगर आगे बढ़ते हैं तो और क्या क्या है इस, अब इनके कुछ ये एमसीबी वाला है, एमसीबी ब्रांड है, और ये ओवरऑल इंडिया में इनका 19% ओवरऑल वेटेज है, मतलब 19% एमसीबी इन्हीं के बिकते हैं। 19 बोल रहा हूँ, 9019 नहीं। स्विचेस में भी इनके काफ़ी अच्छे हैं, शायद 15% तक इंडिया के सारे स्विचेस यही बेचते हैं। तो इनके पास सारे रेंजेस हैं। अगर एक बार इनके अबाउट सेशन में जाएं और एक शॉर्ट कोर रीड लेता हूं आपके लिए, तो आपको कुछ और चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो जैसे कि ये थोड़ा पुराना डाटा है, बट चीज़ें तो वही हैं, ब्रांड भी आज भी उनके पास यही है। तो ये कुछ नोनली ब्रांड ओन करते हैं। तो इनके पास टोटल 5 ब्रांड्स हैं जिनके साथ ये डील अप करते हैं। एक तो हैवेल्स खुद हो गया इनका, एक है कैप्ट्री, लेयॉर्ड, स्टैंडर्ड, REO। तो देखो इसमें ना जो सबसे फेमस है, एक तो हैवेल्स खुद ही है वो, और दूसरा लेयॉर्ड। लेयॉर्ड के ज़्यादातर प्रोडक्ट्स मुंबई में, दिल्ली में, पंजाब में, मतलब जो नॉन सिटीज़ हैं, नॉन स्टेट्स हैं, उनमें इनकी सेल्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जहाँ पर कैपिटल इनकम भी काफ़ी अच्छा है स्टेट्स का, वहाँ लेयॉर्ड्स के ज़्यादातर प्रोडक्ट्स। अब लेयॉर्ड्स के कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं, AC, टीवी नहीं आएगा, AC आ जाता है आपका, इसे वॉशिंग मशीन आ जाता है, रेफ्रिजरेटर्स आ जाते हैं, इसके बाद डिश वॉशर्स हो जाते हैं, जो आपके बर्तन वर्तन धोने वाली चीज़ें हैं। तो काफ़ी अच्छा सेगमेंट्स में ये डील करती है। तो इनका कुछ ही समय पहले इसका एक्विजिशन हुआ था, मतलब आई थिंक 2017 में इसको एक्वायर किया था 1600 करोड़ में। तो ये एक अच्छा प्रॉफिटेबल 1600 करोड़ में एक्वायर किया सारी की सारी इक्विटीज़ के साथ, और एक अच्छा वेटेज दे रहा है। तो ये ब्रांड इनका बर्बाद नहीं गया। तो ये चीज़ सही है कि इन्होंने ब्रांड खरीदने में अच्छे खासे ध्यान दिए हैं। ठीक है, तो ये कुछ ब्रांड्स भी आपको मैं दिखा देता हूँ, फिर नीचे अपन बात करेंगे इनकी थोड़ा फंडामेंटल्स के बारे में। देखो फंडामेंटल्स नहीं समझोगे तो बिजनेस आगे समझ के आपको, मेरे बोलने से तो आप शायद ले लो स्टॉक, बट स्टॉक लेने से काम नहीं चलने वाला। क्यों नहीं चलने वाला? क्योंकि देखो स्टॉक ले लोगे, आगे खुद की ही परसेप्शन नहीं रहेगी, थोड़ा सा डाउन आएगा, आपको खुद के ऊपर शक होने लगेगा और बेच के लॉस में निकल जाओगे। तो खुद के ऊपर भरोसा रहना चाहिए, खुद की स्टडी रहनी चाहिए। इसके लिए बिजनेस में फंडामेंटल, बिजनेस, ये 2 चीज़ समझना जरूरी है। अभी बिजनेस समझ लेते हैं ताकि फंडामेंटल्स जब हम आगे जाएं तो हमें दिक्कत ना हो। अब देखो एक्चुअल में आपको फंडामेंटल से ही थोड़ा स्टार्ट कर देना चाहिए, बट क्योंकि मैं शुरू से बता रहा हूं इसलिए मैं सोचा कि बिजनेस को पहले निपटा देता हूं। तो पर आप चाहो तो स्टडी अपनी फंडामेंटल से स्टार्ट कर सकते हो, पर थोड़ा एक वेल नोन प्रिस्क्रिप्शन ले लेना कि बिजनेस क्या है। ठीक है, कई कंपनीज के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे होते हैं, बट बिजनेस की ग्रोथ कुछ सालों के लिए रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। जैसे शुगर कैन इंडस्ट्री का आप अच्छा एग्जांपल ले सकते हो। शुगर कैन इंडस्ट्रीज में क्या हुआ, 2004-5 के बाद ना उसकी ग्रोथ बहुत डिकोडेड हो गई। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो देखो इसका एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ आपको, तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ आएगी। अपन स्क्रीनर पे चलते हैं। तो एक्चुअल में इंटरनेट कनेक्शन का कुछ इशू आ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम जैसे बजाज हिंदुस्तान शुगर की बात करते हैं, इसमें एक अच्छा टेक्निकल टारगेट भी बन रहा है, इसका कभी और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मोर देन 100% गेन के लिए तो अलग से कभी वीडियो बनाऊंगा, हाँ जल्द ही। पर तो अभी ध्यान से देखोगे तो 2006 के बाद 2005-6, यही मैं टाइम बोल रहा था, 2005-6 में क्या हुआ कि इसकी प्राइस काफ़ी हाई पे जा रहे थे, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री ज़्यादा शुगर से बनाने से अच्छा ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही थी जो बाय प्रोडक्ट्स है, जैसे इथेनॉल वगैरह। तो वो ज़्यादातर चीज़ें क्या कर रही थी कि अपने प्रोडक्ट्स को मैनेज कर पा रही थी, कस्टमर्स को सेल कर पा रही थी। सिंपल सा समझने का मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस समय शुगर इंडस्ट्रीज के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, तो अपने हिसाब से वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकती थी। ठीक है, जब जरूरत पड़ी कस्टमर की या शुगर्स की, तो वो शुगर ली फार्मर से और बाकी उसका प्रोसेस करके शुगर बनाई। बट 2006 के बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट अजीब से रिएक्ट की और बोली कि आपको पूरा का पूरा शुगर इन सारे के सारे फार्मर्स का लेना पड़ेगा आपसे। और इन सारे शुगर कैन, अब शुगर कैन से कंपनियां क्या करती थी पहले कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ शुगर बना लेती थी, जितना उनकी सेल है। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने बोला कि भैया आपको शुगर तो लेना ही पड़ेगा। अब शुगर ले रहे हैं तो उसको फेंकेंगे तो नहीं, शुगर ही बनाएंगे, शक्कर ही बनाएंगे। अब अगर उसका शक्कर बन रहा है, समझो शक्कर बन रहा है, तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई। प्रोडक्शन ज़्यादा, डिमांड कम, तो उनके धीरे धीरे पूरा का पूरा कंपनी की हालत ख़राब हो गई। और इसके बाद आप खटाक से देख सकते हो कि किस प्रकार से ये कंपनी ओवरऑल कितने 100 का 435 रुपये का स्टॉक आज 18 रुपये का बन के पीनी स्टॉक बन के रह गया है। तो हाँ होता है ऐसा, हम बोल सकते हैं। तो अभी हम अपने पुराने टॉपिक के ऊपर ही लौट जाएं तो ज़्यादा बेटर है।
ठीक है। तो इनके काफ़ी नोन ब्रांड्स हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो एक एक करके इन सारे ब्रांड्स की जैसे बात ही कर लेते हैं। तो एक तो इनका ब्रांड्स जैसे हैवेल की आप वेबसाइट पे जाओगे तो आप इनके सारे ब्रांड्स देख सकते हो, लेऑर्ड, स्टैंडर्ड, रैप्टरी, रियो। तो अगर लेऑर्ड की बात करें, जैसे कि हमने यहाँ लेऑर्ड का ओके, ये कुछ और चीज़ें हैं, तो लेऑर्ड के आप पोर्टफोलियो देख सकते हो, सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है, स्मार्ट टीवी ये सब वगैरह। तो इनके काफ़ी अच्छे सेल्स भी है, और मैंने देखा है कि ये गवर्नमेंट के साथ भी इनके कुछ शायद टाइप्स रहते हैं, क्योंकि आप नॉर्मल मैं देखा हूँ कि जो आर्मी की कैंटीन होती है, सीआरपीएफ की कैंटीन, वहाँ हैवेल्स के ज़्यादातर फैंस आपको देखने को मिल जाएंगे, हैवेल्स के एसी देखने को मिल जाते हैं, हैवेल्स के आपको वोटर्स के भी देखने को मिलते हैं, बट हैवेल्स के मैं देखा हूँ कि फैंस तो पक्का देखने को हैवेल्स के ही मिलते हैं, ठीक है। और मैं आर्मी और सीआरपीएफ वाले कैंटीन में जा चुका हूँ, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है इन कंपनीज का लोगों के बीच, और ट्रस्ट वर्दी भी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें रही हमारी इनके ब्रांड्स के बारे में। इसी तरीके से इनका एक कैप्ट्री नाम से है। कैप्ट्री क्या करती है, आपके लिए कस्टमाइज स्विचेस बना के देती है, आपको जिस प्रकार से चाहिए आप इनसे ऑर्डर दो और बोलो और ये आपको बना के देंगी, ठीक है। ये एक अच्छा चीज़ मुझे लगा। लेऑर्ड की हमने बात ही कर ली, बाकी और इनके आप ब्रांड्स को यहाँ से जा कर के विजिट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, इनका जो स्टैंडर्ड नाम से ये पोर्टफोलियो है, मतलब ये क्या बोल सकते हैं, ये ब्रांड है, ये भी काफ़ी अच्छा है। ये स्विचेस, एमसीबी वगैरह यही सारे प्रोडक्ट्स को यही देखता है। तो हमने एक ओवरऑल बात कर ली फंडामेंटल्स, मतलब बिजनेस के बारे में। अब थोड़ा सा इसमें नीचे चलते हैं कि इनके पास क्या क्या, किस प्रकार से पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन का किस प्रकार से नेटवर्क है। तो एक काम करता हूँ, इसको जूम कर लूँ क्या? ओके जी, चलो, तो अब ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी और इसको और बड़ा कर लेते हैं। तो अगर आप इनके पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन में जाओगे तो FY22 का रिजल्ट है, ये बढ़ के ही आ चुका है अभी, पर हम इसी से थोड़ा अगर एक ओवरव्यू लें तो ये 14,000 डायरेक्ट डीलर्स हैं, अभी ये 15,000 हो चुके हैं, ठीक है। इनके पास 2,10,000 रिटेल स्टोर्स में इनकी प्रेजेंट है, जो लगभग अभी 2,40,000 तक पार हो गए हैं। इनके पास खुद की 550 एक्सक्लूसिव स्टोर शॉप्स हैं हैवेल्स की, तो यहां से इनका रिवेन्यू आ जाता है। 300 से ज्यादा प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट्स में इनकी प्रेजेंस है। ओवरऑल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो एक अच्छा वेल डाइवर्सिफाइड है पूरे इंडिया में, ये चीज मुझे अच्छा लगा। और ब्रांड है यार हैवेल्स, इनके पास प्राइसिंग पावर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। आप इनके सारे के सारे देख सकते हो, स्विचेस है, केबल है, लाइटिंग है, ये सारी वगैरह है। आप चाहो तो इसको रोक करके पढ़ लेना। रिवेन्यू ब्रेकअप ये थोड़ा पुराना है, बट अगर इसके डिविजन्स की बात करें तो केबल डिवीजन से इनका रिवेन्यू जो आया है इस बार सबसे ज़्यादा इसी से आया है। केबल डिवीजन की हम थोड़ा सा देर में बात करेंगे। रिवेन्यू ब्रेकअप का लेटेस्ट हम थोड़ा देर में बात करेंगे। एक्सपोर्ट रिवेन्यू भी थोड़ा देर में बात करेंगे। मार्केट शेयर्स की अगर चाहें तो बात कर सकते हैं। एमसीबी में इनका मार्केट शेयर 19%, जैसा मैंने पहले बताया था। स्विचेस में 13% है। हाँ, इनके केबल्स के जो मार्केट शेयर है वो लेटेस्टली अभी थोड़ा सा बढ़ा है, ठीक है। तो वो चीज़ें फैंस, हीटर वगैरह में आप देख सकते हो। अदर अप्लाइंसेस में एसी वगैरह आ जाएगा, जिसका 7% इनका मार्केट शेयर है। तो काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर इंडिया का इन्होंने रखा है। तो देखो, इंडिया की ओवरऑल 2 ही कंपनीज हैं जो इसमें सबसे ज़्यादा हाई हैं। हाँ, अगर हम फॉरेन कंपनीज सैमसंग वगैरह को हटा दें तो ठीक है, सबसे बड़ी कंपनीज में तो यही है हैवेल्स। दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है क्रॉम्पटन का ही फैन हम लोग लेके आए थे, तो काफ़ी अच्छा है। वैसे मैं फ़ैन नहीं बेच रहा हूँ, क्रॉम्पटन की काफ़ी शेयर डाउन है, इसीलिए मैं एक हिंट दे रहा हूँ कि अगला एनालिसिस में आप क्रॉम्पटन के साथ चीज़ों को ज़रूर कंपेयर करके देखना, ठीक है। और आप बताना कि अपने अगले वाला जब हम एनालिसिस करेंगे क्रॉम्पटन का, उसका भी रिपोर्ट अभी आया नहीं है, किस तरीके से हाल होने वाला है, उसको थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। क्रॉम्पटन में काफ़ी अच्छी सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है, थोड़ा देर में बात करेंगे उसके बारे में। बट अभी आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी इनकी काफ़ी अच्छी है। एक चीज़ मुझे इनकी सबसे बेटर लगी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में, क्या कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग जो है 90% से ज़्यादा वो क्या है, जितने प्रोडक्ट्स हैं वो इन हाउस है। इन हाउस बोलने का मतलब क्या है कि ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये अपने प्रोडक्ट्स खुद ही इन हाउस बनाते हैं। यानी हम ये इस कंपनी से अगर जुड़ते हैं तो हमारी कंपनी कैसी होने वाली है, जो डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। सो ऐसी कंपनी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि इनका इन्फ्लेशन वगैरह और अगर कहीं क्राइसिस वगैरह आ रहा है पूरी दुनिया में तो ज़्यादा इम्पैक्ट इस कंपनी पे नहीं पड़ता, क्योंकि ये दूसरे देश से ज़्यादा को रिलेट नहीं करती हैं। हाँ, इनकी प्रेजेंस दूसरे अफ्रीका वगैरह साइड भी है, यूएस में भी कुछ पार्ट्स में है, तो एक वहाँ से रिवेन्यू आता है, बट बहुत कम भाई, इंडिया से ज़्यादातर है, ठीक है। इनका देख सकते हो अलवार में है, बाड़ी में, फरीदाबाद में, हरिद्वार, ये जगह है जहाँ जहाँ इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और इनके पास लेटेस्ट 14 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है।
तो ये एक अच्छी बात है। एम्प्लॉयज़ रिटेंशन, ये बहुत ध्यान देने वाली बात होती है। वैसे ये कंपनीज अपना ज़्यादातर कंपनीज दिखाती है नहीं, बट एम्प्लॉयज़ रिटेंशन आपको ये बताता है कि उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उस कंपनी के साथ कितने लंबे समय तक जुड़ रहे हैं। तो आप ध्यान दोगे 80% 83% FY22 का रिजल्ट है। 47% ऑफ एम्प्लॉयज़ जो एसोसिएटेड हैं हैवेल्स के साथ वो 5 साल से ज़्यादा टिके हुए हैं कंपनी में। तो एम्प्लॉयज़, देखो मैं इस चीज़ को इसलिए ज़्यादा वेटेज देने को बोल रहा हूँ क्योंकि एम्प्लॉयज़ का आप ध्यान दो। अगर कोई एम्प्लॉयज़ कहीं टिक रहा है तो वो दो ही कारण से टिकेगा। एक तो उसको सैलरी ज़्यादा मिल रही होगी इस कारण से, और दूसरा उसे अपने काम करने में सेटिस्फेक्शन होगा। ठीक है, तो देखो हैवेल्स में सैलरी भी ज़्यादा अच्छी खासी मिलती है। अभी हम रेवेन्यू ब्रेकअप में इनकी कॉस्टिंग को देखेंगे तो आप समझोगे। ठीक है, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ना होने के बावजूद भी अच्छा खासा एम्प्लॉयज़ रिटेंशन से आपका एम्प्लॉयज़ का इनकम जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ वहाँ आप ध्यान दोगे। दूसरी बात, यहाँ जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं वो सेल्फ ज़्यादा रिलायंस फील करते हैं, ये कंपनी में अपनी इंपॉर्टेंस समझते हैं, इस कंपनी को टाइम देना पसंद करते हैं। तो 5 साल से ज़्यादा कोई मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर रही है, नए एम्प्लॉयज़ को जोड़ भी रही है, तो कंपनी अपने उन स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ को लेकर के काफ़ी पैशनेट है क्योंकि उनको वो स्किल सिखा चुकी है और उस स्किल को वापस सिखाने में ये बार बार पैसे खर्च नहीं करना चाहती। और ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कंपनीज़ के बारे में कि कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ ज़्यादा समय तक टिक रहे हैं, मतलब उनकी स्किल उसी कंपनी में यूटिलाइज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हैवेल्स का कोई बंदा ये हैवेल्स छोड़ के क्रॉम्पटन में जाता है या सैमसंग में जाता है या एलजी में जाता है, तो वो अपनी स्किल्स जो हैवेल्स में सीखा, यहाँ जो आइडियाज़ उसने एक्वायर किए, वो उस कंपनीज के साथ जाके शेयर करेगा। ओवरऑल उन कंपनीज का ग्रोथ होने वाला है। बट इनके एम्प्लॉयज़ छोड़ के जाते ही नहीं है, तो बहुत बढ़िया है भाई। ये चीज़ इसलिए मैं बोल रहा था कि एम्प्लॉयज़ रिटेंशन आपको कंपनीज की ज़रूर देखनी चाहिए, एक बार देखना चाहिए। कई कंपनीज ऐसी हैं जहाँ बार बार एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करना जरूरी है, जैसे इन्फोसिस आप ज़्यादातर आईटी कंपनीज में देख सकते हो, वहाँ काफ़ी एम्प्लॉयज़ को निकाला जाता है। तो उसका कभी और बात करेंगे। अभी एक्विजिशन ये इनका जो 2017 में हुआ था वही मैं बात कर रहा था, 1600 करोड़ में एक्विजिशन हुआ था। पहले ये कंपनी एलजी और वोल्टास से कंपटीटर करती है एसी सेगमेंट में, बट ये अभी उनकी वॉशिंग मशीन सेगमेंट्स में भी और रेफ्रिजरेटर सेगमेंट में भी और उनके सिंपल से जो किचन वेयर्स के वॉशिंग मशीन आते हैं उस सेगमेंट में भी इनके साथ डायरेक्ट टू डायरेक्ट टक्कर ले रही है। ठीक है, तो एक अच्छा, ये धीरे धीरे मार्केट को बढ़ा रही है, अपना मार्केट सपोर्ट को बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं यार। ठीक है, तो ये एक हमने इनके बिजनेस के बारे में बात कर ली, काफ़ी लंबा हो गया, बट ये चीज़ अपने को समझना जरूरी था। चलो, तो अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब एक बार इनके फंडामेंटल्स पे ध्यान देना करना चालू कर दें। यहाँ तक की बातें सारी समझ आई, हमने इनके प्रोडक्ट्स देख लिए, कंपनी कैसे काम करती है ये चीज़ को समझ लिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली हैवेल्स के बारे में समझने की बारी है। तो सबसे पहले हैवेल्स की करंट प्राइस लगभग 1300 है, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। 1400 होती, 1500 होती तो भी मेरे को लेना देना नहीं है। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंटली जो ध्यान देने वाली बात है उसको ध्यान देना कि व्हाट इज़ दैट, कि इसका स्टॉक का पीई, वैसे ये लार्ज कंपनी है, इससे 81,000 से ही पता चल गया डायरेक्ट। स्टॉक का पीई 73 है, ये मैं बोलूँगा साइलेंटली हाई है मीडियन पीई से। मीडियन पीई आप अगर देखोगे तो इनका कभी 68-70 तक जाता है, तो उससे थोड़ा ज़्यादा है। अगर मीडियन पीई हम चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। मीडियन पीई ये रहा, मीडियन पीई इनका 70 तक जाता है, बट इनका अभी का पीई जो चल रहा है वो 73 चल रहा है। तो ये थोड़ा सा साइलेंटली अप है, बट मेरे को पीई उतना ज़्यादा मायने कभी रहा ही नहीं है किसी भी कंपनी का, क्योंकि देखो पीई बनता कैसे है, पीई आपका बनता है प्राइस टू अर्निंग से। अभी आपको देखना, आज मैं पीई का ना झवारा ही आपका दूर कर देता हूँ। आपकी पी के लोग ना पता नहीं ज़बरदस्ती का पी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। उनको लगता है कि पी बहुत ज़्यादा है कंपनी की, तो हम कंपनी पे ट्रेड नहीं करेंगे। अभी देखो कई कंपनीज़ के पी 150, 200 भी है। क्या वो कंपनी ख़राब है? नहीं, वो 150-200 पी होने के बाद भी और ऊपर जाती हैं। हाँ, पर वो रिस्की कंपनी ज़रूर होती हैं, पर आपको ये देखना है कि ये पीई बन कैसे रहा है, तो आपकी याद गलत फैमिली जरूर दूर हो जाने वाली है। तो पीई कैसे बनता है? ऊपर में आपका रहता है स्टॉक का ओवरऑल प्राइस, ठीक है, और मतलब स्टॉक का जैसे मार्केट कैप ले सकते हैं, ये टोटल ओवरऑल मार्केट कैप, और नीचे में आता है आपकी अर्निंग। अच्छा, अर्निंग कितनी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अपन इसे मार्केट कैप और नेट प्रॉफिट से निकालते हैं, मार्केट कैप और नेट प्रॉफिट से निकालते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका भी है, बट अभी हम मार्केट कैप और नेट प्रॉफिट से निकाल रहे हैं। तो सिंपल सी बात, अगर आप मार्केट कैप को नेट प्रॉफिट से डिवाइड कर दोगे, मार्केट कैप आपकी कितना है 81,000 है, इसको डिवाइड कर दो इस वाली वैल्यू से। जस्ट हम इसके लिए एक प्रोसेस करते हैं, मैंने इसके लिए पहले डिवीज़न किया था, ठीक है।
ओके जी, ये आपका हैवेल्स 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 हैवेल्स, ठीक है, कैलकुलेटर। तो अगर हम इसे करके देखते हैं, चलिए जी, 81,000 है, 81,000, ये आपका ज़्यादा हो गया, हाँ 81,000 डिवाइडेड बाय कितने से कर देंगे डिवाइड, हमारा वही जो अभी का नेट प्रॉफिट चल रहा है, कितना चल रहा है नेट प्रॉफिट, व्हाट इज दैट नेट प्रॉफिट, 1116, ठीक है 1116। तो अभी इसको ये इतना लेने से अच्छा है 1100 ले लेते हैं, डायरेक्टली खत्म करते हैं, पास पास की वैल्यू आएगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, आप एग्जैक्ट निकालोगे तो 73 आ जाएगा, 1100, चलो 1116 ही ले लेता हूँ, 1116। तो आपकी ये क्या वैल्यू आ जा रही है, 72.58। अभी आप देखो पीई कितनी है, 73, क्योंकि हमने ये 600 करोड़ को आइडेंटिफाई नहीं किया, यानी लगभग इतना ही आ जाता। तो आप एक चीज़ देखो, ये मार्केट कैप कैसे बना, मैं आपको एक बेसिक इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये पीई आप लोजा ही खत्म करो अपना। क्या है, मार्केट कैप कितना है, 81,000 करोड़ है। मार्केट कैप कैसे बनता है, टोटल नंबर ऑफ करंट प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, यानी 62 करोड़ से शेयर्स जो हैं, इनको आप इस शेयर से मतलब इस मार्केट कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ये टोटल मार्केट कैप आ जाता है। सिंपल सी बात समझ आई। अच्छा जी, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली वैल्यू आती है। अब ध्यान से देखो, ये मार्केट कैप पे टोटल नेट प्रॉफिट पे बना है। अब देखो ऊपर क्या है, मार्केट कैप है, नीचे क्या है, नेट प्रॉफिट है। और अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट बढ़ गई, यानी अगर मान लेते हैं इस कंपनी के अभी नेट प्रॉफिट 1100 करोड़ चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये 1500 करोड़ हो जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं 1500 करोड़ हो जाते हैं, और मैं दिखाऊंगा भी कि ये कंपनी कैसे 1500 करोड़ कमाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हवाई में मैं कुछ बात नहीं करता, तो उस चीज़ को भी देखेंगे। जैसे कि अभी इसकी कितनी है, 81,000 ही ले लेते हैं, ठीक है, 81,000 डिवाइडेड बाय अभी इसके 1100 है, तो मैं फॉर एग्जांपल 1500 ले लेता हूँ। ओके जी, ये आपके ज़्यादा जीरोस कैसे, यहाँ 1500, आप देख के देखो 54 का पी आ गया, सिर्फ और सिर्फ 1100 करोड़ से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी 1500 करोड़ तक पहुंच गई, और आपका पीई जो 74 पे ट्रेड हो रहा था वो 54 हो गया। तो एक चीज समझो, अगर आपकी नेट प्रॉफिट कंपनीज के बढ़ने वाले हैं ना, तो ये पीई ऑटोमेटिक कम ही होने वाला है, ठीक है। आपको मैं ऐसे स्टॉक्स भी बता दूंगा जो काफी अच्छे हैं और उनके पीई बहुत कम है। आप जम्मू एंड कश्मीर बैंक को उठा के देखना, उसका पी 3-4 पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। उसका एनालिसिस कभी और करेंगे, बट आपको ये समझना है, कोई कोई कंपनी है जिनका पी बहुत हाई है। आप एचडीएफसी बैंक का पी उठा के देखो, कोटक बैंक का पी उठा के देखो, ठीक है, आपको ये चीजें समझ आएंगी। अदानी इसके पी उठा के देखो, वहां तो देखना नहीं चाहिए आपको। ऐसे आप कई अदानी के मैं कई बोल देता हूँ ना, तो लोग बोलते हैं अरे भाई अदानी की बात मत कर, सारा घपला है। ठीक है भाई, जिसकी जैसी मेंटेलिटी। तो आपको ये चीज़ समझना है कि दैट्स पीई कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती, नेट प्रॉफिट जैसे बढ़ेगी पीई अपने आप नीचे आ जाती है, ठीक है। ओके जी, तो ये चीज़ें समझ आई। पीई थोड़ा साइलेंटली अप है, मैं अभी भी बोलूँगा, क्योंकि अभी के नेट प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, बट उतना ज़्यादा भी हाई नहीं है। अच्छा, बुक वैल्यू पे बात करेंगे। बुक वैल्यू पे बात करोगे तो आपका कितना है, बुक वैल्यू पे आपका ये बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है, मेरे को लगा 11 से 12 टाइम। देखो बुक वैल्यू क्या होती है, ये करंट प्राइस से कितनी गुना कम है, तो 11-12 गुना कम है। तो बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग मुझे साइलेंटली थोड़ा सा ये इसकी मतलब बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपर लेवल में मुझे ये स्टॉक लग रहा है। अच्छा जी, एक और चीज़ बात कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले टेक्निकल पे, ठीक है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। उससे पहले एक और टर्म को निपटा देते हैं तो आपको ये ज़्यादा चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो ये अपन ने बुक वैल्यू की बात कर ली। बुक वैल्यू में मेरे को थोड़ी ये चीज़ें अटपटी सी जरूर लगी हैं। आप इसके अलावा और क्या नेक्स्ट बात कर सकते हैं अपन, बुक वैल्यू में जनरली देखता हूँ। इसके बाद अपन डेट टू इक्विटी देख सकते हैं। डेट टू इक्विटी काफ़ी कम हुई है, आगे मैं दिखाऊंगा भी डेट टू इक्विटी काफ़ी कम होती भी जा रही है। प्लेस परसेंटेज नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, 60% की लगभग प्रमोटर होल्डिंग है। ROE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 19% दे रहा है, लगभग ठीक है। 20% पे मैं सेटिस्फाई रहता हूँ, तो उसके पास है, ठीक है। ROE थोड़ा बढ़ भी जाएगा जैसे नेट प्रॉफिट बढ़ता है। अब 5 साल में भी लगभग कंसिस्टेंस है, 19% 20%, दैट इज गुड। तो ये चीज़ें मुझे सही लगी। बाकी हम थोड़ा नीचे भी बात करते हैं, फेस वैल्यू जैसी फालतू की चीज़ें मत देखा करो। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं। सो इसको कट करते हैं। हाँ, तो अगर पियरिंग कंपैरिजन में देखोगे तो हैवेल्स इंडिया टॉप 1 पे है, क्रॉम्पटन सेकंड नंबर पे है। दोनों ही अच्छी कंपनीज है। इसकी पी भी काफ़ी लो पे ट्रेड हो रहा है, और दूसरा मार्केट कैप भी काफ़ी
कम है इसके कंपैरिजन में, बट एक ओवरऑल आपको देखना जरूरी है। 18,000 करोड़ की कंपनी, 81,000 करोड़ की कंपनी। क्रॉम्पटन की एक अच्छी कहानी मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो पे, बट ये आपके लिए होमवर्क है कि आप पहले खुद स्टडी करके आना और फिर अपन दोनों एक दूसरे से बात करते हुए इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। बहुत मज़ेदार होने वाली है भाई अगला वीडियो, ठीक है। उससे पहले कुछ और चीज़ें भी समझ लेते हैं इसमें। अब ज़्यादातर क्वार्टरली रिजल्ट्स पे ही अपने को फोकस करना है, तो ध्यान देते हैं कि इनका न्यू क्वार्टरली रिजल्ट जो आया है वो कैसा है, ठीक। तो अभी शायद क्रॉम्पटन की चीज़ें खुल गई हैं, इसीलिए मैं बोलूँ क्रॉम्पटन हैवेल्स पे जाते हैं। वही मैं बोलूँ उनकी क्वार्टरली रिजल्ट कैसे गायब हो गया एक दांत। चलो क्वार्टरली रिजल्ट्स पे चलते हैं, तो आपको समझ आएगा कि जून वाला क्वार्टर ऑन क्वार्टर चीज़ें ही आप देखोगे तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ आएगी। एक काम करते हैं, इसके लिए आप थोड़ा और छोटा कर लेते हैं तो सारी चीज़ें एक बार में आ जाए। हाँ, तो आप जून टू जून देखो चीज़ों को और समझने की कोशिश करना है अपने को, जस्ट बस एकदम परफेक्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं कि जून से जून को कंपेयर करते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स इंप्रूव हुई है आपकी 4,244 करोड़ की, और यहाँ 4,834 करोड़ की, तो लगभग ये 40% का अपसाइड है। तो सेल्स अच्छी खासी बढ़ी है। एक्सपेंस अगर देखोगे तो एक्सपेंस भी बढ़ा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेंस में मैं वो चीज़ें आपको एम्प्लॉय कॉस्ट भी दिखाना चाहता था कि ओवरऑल देखो इनके एम्प्लॉयज़ कॉस्ट काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। 7%, 8%, 7%, 8%। जनरली कंपनीज में 6%, 5% तक एम्प्लॉयज़ कॉस्ट जाता है, इनके 7%, 8% है। यानी एम्प्लॉयज़ को अच्छा खासा रेंट जॉब सैलरी तो दे रहे हैं, इस चीज़ को अपने को समझना जरूरी है, ठीक है। एक्सपेंसेस ठीक ठाक है, अपने को कोई दिक्कत की बात नहीं, उतना एक्सपेंस तो होता ही है। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव हुआ है, और पता नहीं क्यों लोग इस वजह से सेल कर दिए कि प्रीवियस क्वार्टर से रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो उनको समझना चाहिए, एक चीज़ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है। अब चीज़ें अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो यही चीज़ें आएंगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो एक सिंपल सा बेसिस है, हर 3 महीना एक जैसा नहीं होता साल का। कभी सेल कभी अपसाइड रहती है, कभी डाउन साइड रहती है। देखो ये सारी चीज़ें सीजनल हैं, ठीक है। आप अगर चीज़ों को कंपेयर करोगे तो गर्मी के महीने में एसी की, ठीक है, जो इनके कॉस्टली प्रोडक्ट्स हैं उनकी ध्यान देना। एसी की एक जो 1.5 लाख 2 लाख की एक प्रोडक्ट बिक गया तो उसी में बहुत है, ठीक है। अब यहाँ ठंडी में बेचते रहो, हीटर बेचते रहो, ज़्यादा कोई लेता ही नहीं है। इंडिया में हीटर की उतनी डिमांड ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ठंडी में फैन नहीं बिक रहा है, ठंडी में वो नहीं बिक रहा है, ठंडी में ये नहीं बिक रहा है, तो एक ओवरऑल डिक्रीज फॉल तो अपने को देखने को मिलता ही है। अभी जून का क्वार्टर बरसात वाला, जून जुलाई ये सारे के, जून से पहले के अगर क्वार्टर में जाओगे मार्च के बाद, अब अप्रैल ठीक है गर्मी वाला था, मैं मानता हूँ। अप्रैल मई जून ये 2 महीने तो पूरे थे ना नॉर्मल से कंडीशन थे, कैसे बरसात वाले। अब बरसात में एसी कौन लेता है भाई, बरसात में कूलर कौन लेता है भाई। तो एक चीज़ अपने को समझना जरूरी है कि जो उनकी कॉस्टली प्रोडक्ट्स उनकी सेल इस क्वार्टर में कम होती है। मार्च क्वार्टर में हमेशा सेल ज़्यादा इसलिए रहती है क्योंकि उस समय हैवी प्रोडक्ट सेल होते हैं। अब ज़्यादातर लोग गर्मी में घर बनवाते हैं क्योंकि बरसात में घर कंस्ट्रक्शन जनरली नहीं की जाती है। आपको वो चीज़ समझना है कि अब जनरली कंस्ट्रक्शन नहीं की जा रही है तो एक चीज़ समझो कि उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है तो उसमें पेंट नहीं होगा। अब अबे भैया घर ही नहीं बना तो पेंट कहाँ होगा, ये भी बात सोचना है। अगर किसी के घर बन भी गया तो भी पेंट नहीं करेगा बरसात में। अभी किया अभी धुलर जाएगा पेंट तो कहाँ फायदा। तो आप पेंट इंडस्ट्रीज के भी देखोगे तो जून क्वार्टर उतना सही नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि यही रीज़न ही है ना, चीज़ें समझने की जरूरत है। उसी प्रकार से इनका भी नहीं जाता है क्योंकि इस समय सेल कम हो जाती है। सेल क्यों कम हो जाती है? AC नहीं बिक रहा है, कूलर नहीं बिक रहा है, जो इनके हैवी प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं बिक रहे हैं, ठीक है। तो एक ओवरऑल चीज़ें पड़ती है इन पर, ठीक है। और ज़्यादातर वॉशिंग मशीन भी अगर देखोगे तो ठीक ही ठाक क्वांटिटी में कम ही बिकते हैं क्योंकि इस समय लोग घर ही से कम निकलते हैं बरसात और साथ में, तो कपड़े भी गंदे कम होते हैं। अब भाई कई लोग बोलते हैं बरसात में बहुत कपड़े गंदे होते हैं। अब देखो ध्यान से समझो, ये आपके घर पे होता है। जनरली लोग कई दिनों तक तो कपड़े धोते भी नहीं हैं बरसात में, और ये जनरली केस होता है, ठीक है। तो आपको ओवरऑल इंडियन मेंटेलिटी को लेकर के चलना है क्योंकि हम इंडियंस हैं, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। तो पता नहीं जून से मार्च से जून को कंपेयर करना भी एक बेवकूफ़ी है, और इसी से कई लोग देखे यार गिर गया। तो यहाँ पास से देखे अरे भाई सेल्स में तो कितने परसेंट का डाउनफॉल है। अगर देखेंगे कंपेरिजन में तो 20 to 25% का डाउनफॉल है। दैट्स अ बिग अमाउंट, बेचो कंपनी बर्बाद। तो ये छोटी छोटी मेंटेलिटी को अपने को बदलना है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करो। हाँ, यहाँ अगर फॉल आ रहा है तो फिर आपको थोड़ा पैनिक होने की जरूरत है।
अगर इनके ध्यान से देखा जाए तो टैक्स वगैरह तो ये टाइम टू टाइम चुका रहे हैं। कई बार ना कंपनियां टैक्स में घपला करती हैं, ऐसा मैं आपको कई बार केस दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये केस आता है, पर उसकी अभी बात नहीं करेंगे। नेट प्रॉफिट से प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 327, 382, कितने परसेंट का अपसाइड, करीब 7 to 8% का अपसाइड है। तो देखो प्रॉफिट बिफोर भी टैक्स इंप्रूव हुआ है, आपका सेल्स इंप्रूव हुई है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9% से देखो यहाँ पर से आपका, हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट उस क्वार्टर से क्वार्टर कंपेयर करोगे तो पिछले क्वार्टर में 9% का आया था, इस साल 8% का आया है। तो इस पर थोड़ा डाउनफॉल है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हेल्दी बात करोगे, हेल्दी चीज़ों की नंबर्स पे बात करोगे तो ये सही है, ठीक है। कई लोग तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को ही देख करके निकल गए। तो देखो इस समय चीज़ों के प्रोडक्ट्स के दाम हाई थे, ठीक है। इनके जो सप्लीमेंट्रीज प्रोडक्ट है, आप देखो वायर बना रहे हैं तो उसके लिए कॉपर लेके आना पड़ेगा, सिल्वर वायर बना रहे हैं तो सिल्वर लेके आना पड़ेगा, सिल्वर तो चांदी हो जाएगी, वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है। कॉपर वायर, नॉर्मल आयरन वायर जो बना रहे हैं, तो इनके अगर कमोडिटी प्राइस ही हाई होंगे तो इनके थोड़े प्राइस तो इधर बढ़ ही जाएंगे। देखो एक्सपेंस इनका ज़्यादा हुआ है, यहाँ देखो एक्सपेंस में भी काफ़ी अच्छा खर्चा हो गया। यहाँ 400 का तो गैप ही आ रहा है, यहाँ कितने का गैप आ रहा है, यहाँ 8-2 यानी एक, ये सेल्स ही कम ही है सेल्स ही कम है इसके हिसाब से अगर देखा जाए, तो यहाँ एक्सपेंस भी काफ़ी अच्छा खासा हुआ है। तो अभी मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, ठीक है, इसके साथ प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ा है, नेट प्रॉफिट बढ़ा है 243 से 287, दैट्स अ गुड। पता नहीं लोगों को क्या खराबी दिख रही है, बस ये दिख रहा है कि कई रेटिंग एजेंसीज ने इसको रेट गलत किया है, इस कारण से इसने फॉल किया है। अच्छा, मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि ये मतलब इसके डाउन उसके कारण भी आई है कि उन्होंने कहा कि हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे इस कंपनी से वो इतना कंपनी ग्रो नहीं की। अबे हलवा है क्या, ठीक है। तुम एक्सपेक्ट करोगे, कोई कंपनी अगर एक्सपेक्ट कर रही है, एनालिसिस कर रही है कि ये कंपनी इतने ग्रो करेगी, वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से है भाई, ठीक है, उनके ट्रेड के अकॉर्डिंग है। अब कोई चीज़ कभी अच्छा ग्रो करती है तो कभी नहीं करती है, तो कभी नहीं की तो कभी तो की। तो इस चीज़ को भी कंपेयर करना जरूरी है और चीज़ों को दूसरे कमोडिटी प्राइस से भी कंपेयर करके देखना जरूरी है कि ग्रोथ किस कारण से नहीं आ पाई। जैसे कि यहाँ आपको चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब लग रही है मेरे को, ठीक है, तो चलो ठीक है। वही मैं आपको दिखाना चाह रहा था, मोतीलाल ओसवाल वाला, तो चल नहीं रहा है कहीं। चलिए ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझ आई, हम आगे बढ़ें। तो एक तो ये हो गया, हमने क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात कर ली। क्वार्टरली रिजल्ट्स में मेरे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है। हाँ, अगर जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ थी वो थोड़ी कम आई और थोड़ी ही कम आई तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बर्बाद हो गई, ठीक है। कंपनी में अभी भी दम है। देखो प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर में सारी चीज़ें अपसाइड है, सेल्स बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, सालाना टीटीएम देखो, टोटल जो अभी तक का है तो वो देखो, ये चीज़ें आपके हाईएस्ट एवर हैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग में, 2023 के अकॉर्डिंग कंपेयर करोगे तो, ठीक है। और बाकी ईयर से भी कंपेयर करो, दैट्स अ गुड। तो ये चीज़ें अगर ओवरऑल ठीक ठाक चल रही हैं तो वाइस इसमें क्या ही दो राय है, पता नहीं लोगों को क्या दिख रहा है, ठीक है। बाकी इनके ग्रोथ ये सारे थोड़े अभी अपडेट नहीं हुए हैं, ये आप अपन इस चीज़ से ही देखें तो ठीक रहेगा। देखो सेल्स बढ़ी है, बीटा बढ़ी है, नेट प्रॉफिट वगैरह वगैरह, आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो। इसको कहाँ से देखते हैं, लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स में स्क्रीनर पे जाओगे, सर्च मान लोगे हैवेल्स के लिए तो आपका आ जाएगी चीज़ें, ठीक है। हम आगे नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट के बाद ये शायद कुछ और ही खुल गया, हाँ वही मैं बोलूँ, नंबर इतने छोटे छोटे कैसे दिख रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो इनकी सेल्स देखो, हाईएस्ट एवर सेल्स है 17,500 करोड़, दैट्स अ बिग अमाउंट भाई। और नेट प्रॉफिट देखो हाईएस्ट एवर, ठीक ठाक तरीके से बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज़ हाईएस्ट एवर, जो आप देख सकते हो। तो हर चीज़ हाईएस्ट एवर के साथ हो रही हैं, फिर भी चीज़ें नीचे आ रही हैं, तो ये समझ लेना चाहिए अपने को कि अपॉर्चुनिटी से बढ़िया कुछ नहीं है ये। हाँ, ये से ऑपरेटर नीचे ले आ रहे हैं अपने सस्ते में बाय करने के लिए। अब देखना जैसे ही नीचे आएगी चीज़ें, माल भर लिया जाएगा और वापस स्टॉक प्राइस दे दनादन ऊपर जाती हुई नजर आएगी। तो आप ये चीज़ें ना कई बार नहीं खरीद रहे हो तो कोई बात नहीं,
मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप खरीदो, ये बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको खुद अपनी एनालिसिस खुद करना है, अपने डिसीजन खुद लेना है, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग कुछ मत करना, प्रॉफिट एंड लॉस खुद आपका है, आप ना 1 रुपये मुझे दोगे ना मैं आपसे 1 रुपये मांग रहा हूँ, ठीक है। तो आपको खुद यहाँ चीज़ें समझनी होगी। वीडियोज़ मेरे बहुत लंबे इसलिए होते हैं क्योंकि डीप एनालिसिस मैं ज़्यादा करना पसंद करता हूँ, 2-4 मिनट में या 20 मिनट में वीडियोज़ किससे निकल जाना, दैट्स मुझे पसंद नहीं आता वैसे। अच्छा, बैलेंस शीट मैं हमेशा देखता हूँ, एक चीज़ ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सेल्स ग्रोथ की बात करोगे ये कंपाउंडेड ग्रोथ, बाकी CAGR आप देख सकते हो। रिटर्न ऑन इक्विटी हम पहले ही बात कर चुके हैं, 20% 10 साल में आई है, 19% 5 साल में, 3 साल में भी 20% या 19% के लगभग पास थी, फिर भी हम 20 से कंपेयर कर लिया है, पता नहीं यहाँ क्यों। 19.4 थी तो ठीक है, 20 ले लिया। तो आप देखो जनरली रिटर्न ऑन इक्विटी ऐसी कंपनीज की 20% रहती है, और आप 10 ईयर्स में देखो ये 20% को मेंटेन कर पाए हैं, यही चीज़ इस कंपनी को नंबर 1 कंपनी बनाती है इंडियन सेगमेंट्स में। अच्छा, मैं हमेशा ना बैलेंस शीट में 2-4 चीज़ें जरूर देखता हूँ। एक तो होता है रिजर्व बढ़ रहे हैं कि नहीं, आप ध्यान से देखो, रिजर्व कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। दूसरा देखो बोरोइंग घट रहे हैं, एक बढ़ना चाहिए उसके नीचे बोरोइंग घटना चाहिए। देखो 521 करोड़ से फिर इनका 616 करोड़, और 616 करोड़ से 223 करोड़, ओ भाई इनके क्या बोरोइंग्स घट रहे हैं, बोरोइंग्स घटे हैं। अभी ये चीज़ें अपडेट हो कि नहीं आई है, ठीक है, ये मार्च टू मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं रहता है, ये एनुअल रहता है, तो इसमें उतना ज़्यादा वेरिएशन अपने को देखने को नहीं मिलता है, बट हाँ बोरोइंग इनकी घटी है। अच्छा, कैपेक्स में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट रहता है चीज़ों के। कैपेक्स क्या आपको बताता है कि ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें तो आपको मालूम ही है कि कितना इन्वेस्टमेंट और होने वाली है या हो रही है। तो 166 करोड़ का इनके कैपेक्स है, और जिस दिन ये ऑपरेशनल हुआ तो सोचियो वो 166 करोड़ की मशीनरीज, प्लांटेशन और इनकी जो कॉस्टिंग है, एम्प्लॉयज़ कॉस्ट, ये सारी चीज़ें जिस दिन कंप्लीट हो जाएगी उस दिन वो मशीनरी, वो प्रोडक्ट भी तो फंक्शनल होकर के सेल्स बढ़ाने में मदद करेंगे। अब प्रोडक्ट ज़्यादा बनाएंगे, सेल्स ज़्यादा होगी तो इनका PE कम होता हुआ आपको दिखेगा, नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखेगा, EBITDA अच्छा खासा इंक्रीज करता हुआ दिखेगा, बुक वैल्यू तो नॉर्मली आपके शेयर्स के प्राइस के ऊपर से डिपेंड करती है, तो उसका नहीं कह सकते कुछ, बट ओवरऑल सारी कंडीशन सही होंगी अगर कैपेक्स ये फंक्शनल होता है, ठीक है। तो एक अच्छा खासा कैपेक्स फंक्शनल तो होते ही है, वैसे थोड़ा टाइम लगता है, तो कैपेक्स पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहना, ये चीज़ें आपकी और चीज़ें इंप्रूव करती है। अच्छा, अदर एसेट्स में आप इनके कैश इक्विवेलेंट से ही देख सकते हो, इनके पास लेटेस्टली 1870 करोड़ तो कैश है, और अगर इन्हें बोरोइंग को एक ही झटके में चुकाना हो तो इनके पास जो इन हैंड कैश है 1870 करोड़, इसी से ये बोरोइंग को नील कर सकते हैं। और ये कंपनी इसलिए मुझे पसंद आई क्योंकि इसका डेट टू इक्विटी देखोगे कि कितना डेट है, एक उनके पास प्रेजेंट इक्विटी के अकॉर्डिंग तो ये 0.03 है भाई, बहुत कम है, और जनरली 0.25 से कम लिया जाता है, ये तो खत्म ही है भाई, बहुत ही कम है। तो यहाँ मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। बैलेंस शीट में मेरे को इन हैंड कोई ठीक ही ठाक लगी, और आप इनकी टोटल और एसेट्स की अगर देखोगे तो पूरा बढ़ते जा रहे हैं। तो सारी चीज़ें जब सही हो तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अपनी खुद की भी लगानी है। हाँ, अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे आखिरी बात करते हैं, फिर टेक्निकल्स पे बात करेंगे। चलो, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को अगर देखोगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हुई है। आप बोलोगे प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी थी, इस चीज़ को कई लोग बोलते हैं भैया प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो गई है, ये क्या हो रहा है, प्रमोटर्स ही शेयर जब बेच रहे हैं तो क्या उनको अपने ही बिजनेस पे भरोसा नहीं है? अरे ध्यान से देखो चीज़ों को और थोड़ा डीप पे जाने की कोशिश करो। प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ घटी है। अब हाँ, मैं बोलूँगा हाँ सही बात है, घटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट एक चीज़ समझो कैसे घटी है, इस चीज़ को लोग नहीं देखते हैं। 59% 59.45 से ये कितनी 59.43 हुई है, और ये किस कारण से घटी है इस चीज़ को समझते हो? देखो इनके ना एम्प्लॉयज़ जो हैं यहाँ देखो कई बार बीच बीच में ना घटी है, 47 से 45 हुई, 45 से 45, 45, 45 से 43। तो ये जो घट रही है ना ये चीज़ें, ये इनके एम्प्लॉयज़ सेल कर रहे हैं, इनके एम्प्लॉयज़ सेल कर रहे हैं। अगर ट्रेड्स में जाओगे तो लेटेस्ट ट्रेड्स में ये राजीव गोयल को देखो, इन्होंने लेटेस्टली 9,750 क्वांटिटी बेची, जो जिसकी वर्थ करीब 1.1 CR होते हैं, यानी 1.1 यानी 1,13 लाख रुपए की इन्होंने सेल कर दिया। तो यहाँ कारण से भी इस वैल्यू पे थोड़ी डेप्थ गिरी है, ठीक है। ये तो एक ट्रेड हुई है। इसी के साथ साथ बहुत सारे और एम्प्लॉयज़ अपने सेल्स करते रहते हैं, जैसे इस जुलाई में ही एक और बंदे ने यहाँ सेल किया है 50 लाख की। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके चीज़ों को दिखाते हैं। जून क्वार्टर में भी सेल हुई है देखो 20 लाख की। तो एम्प्लॉयज़ इनके जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो अपने शेयर्स निकाल लेते हैं, ये भी होता है,
ठीक है। और कोई अगर एम्प्लॉयज़ कंपनी छोड़ रहा है तो वो भी अपने शेयर्स को बेच भांज के निकलता है। तो ये दैट्स अ कॉमन। अगर कोई व्यक्ति है जो, क्योंकि इनकी सिंस बहुत पुरानी कंपनी है, तो अगर कोई एम्प्लॉय पेंशन वगैरह पे, पेंशन तो नहीं होता है प्राइवेट कंपनीज में, तो मान लेते हैं नौकरी छोड़ रहा है ड्यू टू नॉर्मल रीजंस के कारण बोल रहा हूँ, एज हो गई है या उनको खुद का कुछ करना है, तो खुद का कुछ करना है तो वहाँ पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो ये शेयर्स हैं तो इनको बेच करके एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया जाए, ऐसा किसी की मेंटेलिटी हो सकती है। तो न्यूमरस हो सकते हैं, बहुत सारे ह्यूज रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण चीज़ें सेल हो रही है। और ये एक्चुअल में प्रमोटर्स नहीं सेल कर रहे हैं, एम्प्लॉयज सेल कर रहे हैं बहुत कम क्वांटिटीज़ में। अच्छा, अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो डीआईज की, एफआईज की होल्डिंग बढ़ी है, एफआईज की होल्डिंग बढ़ी है। डीआईज उल्टा ही काम करते हैं, तो एक बढ़ाता है तो दूसरा घटाता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पब्लिक की होल्डिंग तो ज़बरदस्त घटी है, क्योंकि जून क्वार्टर में देखो किसी ना किसी से माल तो लेना पड़ेगा एफआईज को, तो उन्होंने पब्लिक से लिया है और ये यहाँ डीआईज से लिया है। बाकी 1% अदर बहुत छोटा अमाउंट है, उसको देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें देख लेते हैं तो आपकी, इसके बाद टेक्निकल पे चलेंगे। टेक्निकल, सभी टेक्निकल के पीछे सब लोग भागते हैं, टेक्निकल मेरा भी फेवरेट है पर सबसे आखिरी में। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, एक और चीज़ देखते हैं इसके पीपीटी को। ठीक है, आप चाहो तो पीपीटी इसकी इन्वेस्टर सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हो। तो पीपीटी अगर ध्यान से देखा जाए तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं। तो इनका Q1 रिजल्ट आया है 2024 के लिए, मार्च से मार्च क्वार्टर तक के गिनते हैं। तो इनका जो नेक्स्ट 2024 के लिए पहला क्वार्टर का रिजल्ट आया है, उसकी कुछ यहाँ समरी है, आप चाहो तो इस चीज़ को पढ़ सकते हो। ठीक है, इनका देखो ईबीटा बढ़ा है, इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ चीज़ें, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो ये ईबीटा क्या है, कामकाजी मुनाफा। आप देखो, कंपेयर करो, सिंपल सी बात, आपको खुद ही दिख जाएगा चीज़ें। तो इस चीज़ से थोड़ा कंपेयर करना गलत हो जाएगा Q4 रिजल्ट से, तो दैट्स हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो आप यहाँ अगर FY23 से कंपेयर करोगे तो ठीक है, नॉट बैड, कंडीशन सही है और ग्रोथ ही है वैसे 8.3 की, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर इनकी नीचे जा कर के बात करते हैं सेगमेंट्स की, कि रिवेन्यू एनालिसिस की, कौन से प्रोडक्ट्स में किस तरीके का रिवेन्यू है, तो आपको ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा वेल अंडरस्टैंडिंग पैदा करेंगी। स्विच गियर्स में देखो, अभी के रिजल्ट्स पिछले रिजल्ट से कंपेयर कर सकते हो, 517 करोड़ से 541 करोड़। स्विच गियर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, और पता नहीं लोग क्यों बोल रहे हैं कि स्विच गियर्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी देखनी जरूरी है। हाँ, केबल्स ने काफ़ी अच्छा किया है भाई, मतलब सबसे ज़्यादा इनका अगर स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन इस बार का कोई निकल गया है तो आप केबल को कंपेयर करना, केबल की इनकी ह्यूज सेल है भाई। यो देखोगे तो भैया 24% की सेल्स में इंप्रूवमेंट है। और मुझे काफ़ी फील हुआ इस चीज़ को पढ़ने के बाद कि केबल्स की इनकी जो मार्केट शेयर है वो तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ इनकी सेल्स भी उस तरीके से बढ़ती हुई दिख रही हैं। दैट्स अ गुड अमाउंट। और ये चीज़ें आप प्रीवियस चीज़ों से भी कंपेयर करोगे तो आपको दिख जाता है। हाँ, अगर आप इनके लाइटिंग एंड फिक्सचर्स से आप थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ कमी आई है। इलेक्ट्रिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें भी आपकी इंप्रूवमेंट ही हुई है, 5% की इंप्रूवमेंट हुई है। ये चीज़ें जो आप जो यहाँ देख रहे हो ना, इसी में इन्वेस्टर को लग रहा है कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी 10% की, इसमें थी 15% की, इसमें थी 1% जो है ना 11% की, इसमें 15%, इसमें 19%, ऐसी उनकी एक्सपेक्टेशन थी। उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ग्रोथ नहीं आई तो उन्होंने बोला भैया स्टॉक बर्बाद है। उन्होंने ऐसा नहीं बोला, मतलब उनका सिंपल सा इंडिकेशन था कि लोगों को डराओ, स्टॉक को बिचवाओ, स्टॉक को बिचवाने के बाद हम खरीद लेंगे वापस, क्योंकि सारी चीज़ें तो सही है। तो कहीं ना कहीं से तो गलत न्यूज़ फैलाना ही पड़ेगा, और ये न्यूज़ बहुत वायरल तरीके से फैली है। अच्छा, इनका मैं हमेशा देखता हूँ लेयर्ड कंज्यूमर्स, तो लेयर्ड कंज्यूमर्स इनके प्रोडक्ट्स की जो सेल्स हैं एसी वगैरह वो काफ़ी अच्छी बढ़ी हैं। देखो करीब आपको कितना 200 करोड़ का इंप्रूवमेंट है। दैट्स अ गुड 20% इंप्रूवमेंट, बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर सब टोटल इंप्रूवमेंट देखोगे सबको मिला करके तो 12% इंप्रूवमेंट हुई है। और 12% इंप्रूवमेंट हलवा नहीं है यार, 12% इंप्रूवमेंट करने के लिए अच्छी खासी ग्रोथ करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इनकी जो अदर ब्रांड्स है उसकी ही 20% ग्रोथ है, दैट्स ग्रोथ। देखो चीज़ें ही जब इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग 15 से 16% की ग्रोथ हो रही है इंडिया में, उसके अकॉर्डिंग ये 12% अचीव कर ले रहे हैं। और क्या ये कम है? मैं बोलूँगा नहीं कम है। तो आपको इस तरीके से भी चीज़ें समझ के चलना पड़ेगा। ओवरऑल टोटल ग्रोथ अगर देखोगे तो 14%, और ये खराब नंबर नहीं है।
ख़राब नंबर नहीं होते हैं। ख़राब नंबर वो होते हैं जहाँ पास 6 से 7% की ग्रोथ आए, वो चीज़ें ख़राब नंबर हैं। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से ट्रेड करना है। मैं बार बार वो इसलिए बोलता हूँ कि लोग वीडियो देखने के बाद तुरंत डिसीजन ले लेते हैं, दैट्स वहाँ से अपने को चीज़ें नहीं देखनी है। आप इनको कंट्रीब्यूशन मार्जिन एनालिसिस भी देख सकते हो। स्विच गियर्स ने 40% कंट्रीब्यूट किया है, केबल्स ने 14%, इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स ने 29%, इसने 22%, सब टोटल करोगे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन 22% का है। और अगर आप FY23 के Q4 से कंपेयर कर रहे हैं, तो जिसे करना नहीं चाहिए वैसे अपने को, तो वहाँ से भी ज़्यादा डाउन नहीं है। Q1 से भी कंपेयर करोगे FY23, जिससे अपने को कंपेयर करना चाहिए एक्चुअल में ये चीज़ें, तो हाँ इससे से इम्प्रूवमेंट है। 21%, 22%, दैट्स अ गुड यार। इधर साइड भी देखो, आप इससे कंपेयर करो, सिंपल सी बात है, तो आपकी योयो ग्रोथ 20% हो गई है, और ये खराब नंबर्स नहीं हैं भाई। तो एक स्ट्रॉन्ग इनके पास चीज़ें, मार्जिन की ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिल रही है। इसके साथ सेगमेंट वाइज इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। देखो डाउनफॉल नहीं आई है। ठीक है, अब जैसे जैसे मार्केट कूल ऑफ हो रही है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों के भी मार्जिन और बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वार्टर में। तो ये चीज़ें भी अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके सेगमेंट रिजल्ट एनालिसिस हैं। आप चाहो तो इनको भी एकदम आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार एनालिसिस कर सकते हो। बाकी वो चीज़ें उसी प्रकार से हैं। मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की यहाँ से बात कर लेता हूँ, तो आपको देखोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रीवियस क्वार्टर से बड़ा है, जो हम पहले भी आपको समझा चुके हैं। देखो प्रीवियस क्वार्टर में आप 7.7% की ग्रोथ थी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, इस बार 7.9, और ये बड़ी नहीं है क्या? बड़ी है। तो इस चीज़ें तरीके से भी अपने को चीज़ों को देखना है। ठीक है, कैश फ्लो अगर इनका देखोगे तो कैश फ्लो ऐसे देखना चाहिए हमेशा कि किस पॉजिटिव चल रहा है कैश फ्लो की नेगेटिव। तो कैश फ्लो इनका देखो ओवरऑल पॉजिटिव ही है 2700, और इधर 2100, तो ठीक ठाक है, कैश फ्लो ठीक ही चल रहा है FY22 के अकॉर्डिंग, FY23 से FY24 में जाने के रिजल्ट के अकॉर्डिंग। तो मुझे यहाँ कोई फाइनेंशियल्स में दिक्कत तो नहीं लगी। अब जो मोतीलाल ओसवाल की प्रिसेप्शन थी वो उनके अकॉर्डिंग थी, तो आप एक बार उनकी डिसीजंस को, पूरा रिपोर्ट को पढ़ो तो सही। उन्होंने ऐसा, उनकी एक्सपेक्टेशन जो थी उसके अकॉर्डिंग उतनी ग्रोथ नहीं आई है। वो ऐसा नहीं बोले हैं कि भैया कंपनी की ग्रोथ ही नहीं आई है। सिंपल सी बात यही है, लोग यही मतलब निकालते हैं कि कंपनी की ग्रोथ ही नहीं है। मोतीलाल ओसवाल ने बोला भाई कंपनी की एक्सपेक्टेड, ये नहीं सुनेंगे एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो उनके हिसाब से लग रही थी, और ये नहीं देखते। उन्हें देखा कि भाई ग्रोथ नहीं आ रही है, तो ओ ग्रोथ नहीं है, ये सुनते ही ओ भाई, या तो लेने का मन था तो नहीं लेंगे, या तो बेचने का मन नहीं था तो भी बेच देंगे, या तो और भरने का मन था तो भरेंगे नहीं। ये सारी चीज़ें की कमी है थोड़ा नॉलेज की। अब ये समय के साथ आप इसी तरीके से एनालिसिस चीज़ों को देखते जाओगे तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी और चीज़ें आपको समझ आने लगेंगी। अच्छा, एक चीज़ और अपन इस चीज़ में देख लेते हैं। ठीक है, दैट्स, हम ट्रेडिंग व्यू पे जा कर के हैवेल्स की थोड़ी एनालिसिस, आप टेक्निकल पार्ट, सबका फेवरेट, सबका आप टेक्निकल डाप। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सारी चीज़ें अभी रिमूव करते हैं, अभी आपको चीज़ें तो समझ ही आ रही है। तो सबसे पहले देखोगे तो एक लेटेस्ट डाउन आया है, हम चीज़ों को थोड़ा अपेयर करके चेक करेंगे। तो अगर टेक्निकल टारगेट के अकॉर्डिंग इसमें बात किया जाए, उससे पहले डाउन ट्रेंड तो मैंने समझा ही दिया कि अच्छा खासा फॉल आ रही है। और अगर आप इसे कंपेयर करके देखोगे तो ये एक आपकी रेंज है, दूसरी रेंज यहाँ तक की है, तो ये एक इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो वैसे यही वाली है, ये वाली भी एक इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इस चीज़ को अगर रब कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। तो अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा जूम इन करके देखो तो आपको चीज़ें थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो अभी इसकी जो लेटेस्ट फॉल आई है वो करीब दैट्स आपकी 8.97%, यानी करीब 97%, मतलब 9% की लेटेस्ट फॉल है। 9% की लेटेस्ट फॉल है अच्छे रिजल्ट होने के बावजूद। ठीक है, एक्सेप्शनल मतलब जितनी एक्सपेक्टेड ग्रोथ थी उतनी नहीं आई। देखो मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत सारी कंपनीज में ऐसी हो रही है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ हमारे हिसाब से नहीं आई इतनी। आप इसी प्रकार से एक और बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी के रिजल्ट्स भी अभी आए। कौन सी कंपनी है, जस्ट अभी मैं कुछ समय पहले उसको ही पढ़ रहा था, हिट नहीं कर रही है दिमाग में। तो उस कंपनी में भी यही केस आ रहा है। अच्छा, इन्फोसिस याद है, तो इन्फोसिस के भी केस में देखोगे सेम टू सेम कंडीशन को रिपीट किए हैं, पगलेट टाइप के। एक्सेप्टेड जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ थी वो नहीं आई, इसके कारण उसके स्टॉक भी पीट रहे हैं काफ़ी गंदे।
ठीक है। तो वो एक अलग रीज़न है, आप उसको भी चाहो तो उसकी एनालिसिस भी काफ़ी लोग ने कर रखी है, तो आप उसको देख लेना, भीड़ चाल में अपन नहीं चल रहे हैं। तो एक तो ये है, दूसरा अगर हो सकता है तो यहाँ से कुछ परसेंट की और गिरावट हो सकती है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि यही लास्ट गिरावट है, ये थोड़ा और नीचे भी आ सकता है अगर इमोशनली बोले तो। एक ये है जहाँ इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 10% तक का फॉल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पास तो मैं माल भरूंगा ही अपने अकॉर्डिंग, यहाँ थोड़ा सा आता है तो हो सकता है मैं एक आध दो क्वांटिटीज़ में और थोड़ा इंप्रूव कर लूँ, ठीक है, उसमें मेरे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी अभी चीज़ें हैं। अब नॉर्मल सी ये सारी चीज़ें को रिमूव करके देखते हैं कि क्या टारगेट्स बन रहे हैं और कौन से टेक्निकल्स इंडिकेटर्स हैं जो अपने को शो कर रहे हैं अच्छी ग्रोथ। अच्छा, तो अभी लेटेस्टली देखोगे तो अभी के प्राइस रेंज से इसकी अपसाइड कितनी बनती है, अपसाइड बनती है आपकी वही 8%। इफ 8% की अभी अगर नॉर्मल जितने रेंज पे ट्रेड हो रहा था वहाँ तक पहुँच जाता है तब 8% है। अब थोड़ा सा और इस चीज़ को थोड़ा छोटा करते हैं ग्राफ को और चीज़ें समझते हैं कि यहाँ क्या पैटर्न बन रहे हैं और कौन कौन से टारगेट आने की कोशिश है। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ एक बहुत ब्यूटीफुल कप विद द हैंडल पैटर्न बन रहा है। कप विद द हैंडल नहीं बोल सकते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। कप विद द हैंडल भी बन रहा है बट बहुत छोटे फ्रेम के लिए, तो उसको मैं कंपेयर नहीं करता हूँ, उससे बढ़िया तो यहाँ हेड एंड शोल्डर बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग लेता हूँ, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब ध्यान से समझते हैं, ये चीज़ें इसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही हैं, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ चीज़ें थोड़ा सा इस वाले चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं लोगे आप, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पर से ये आपका आया नीचे, फिर यहाँ पर से शोल्डर हेड बनाया, हेड के बाद ये ऊपर गया, फिर ऊपर के बाद ये नीचे आया, ठीक है। तो ये थोड़ा पैटर्न को ब्रेक कर दिया। हम एक नॉर्मल सा प्लेन पैटर्न लेते हैं जो इस ग्राफ में दिखता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो एक छोटा सा आपका शोल्डर यहाँ बना, ठीक है, इसे कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोल सकते हैं। एक हेड यहाँ, सॉरी एक शोल्डर यहाँ बना, दो शोल्डर बने, दो शोल्डर बनने के बाद आपकी नीचे ग्रोथ को देखना, ये एक आपका बड़ा सा हेड बना, ठीक है, और हेड बनने के बाद ये फिर से एक शोल्डर बना। तो ये एक आपकी लेटेस्ट पैटर्न में एक आपकी हेड एंड शोल्डर बन रहा है और ये चीज़ें आपको यहाँ पर दिख भी जाएंगी। ब्रेकआउट होने की कोशिश हुई है इस कैंडल पे, ब्रेकआउट करने की कोशिश की गई थी इस कैंडल पे, पर थोड़ा नीचे ला करके माल भरने की कोशिश किया। देखो ये ब्रेकआउट हुई है, अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हो पाया इसलिए अपन इसको नहीं ले रहे हैं। अगर इसका जो टॉप बना है उसके टॉप के ऊपर अगर एक ग्रीन कैंडल फिर से ब्रेकआउट करती है तो ये सक्सेसफुल बन जाएगा, और मतलब सक्सेसफुल हेड एंड शोल्डर बन जाएगा। और सक्सेसफुल हेड एंड शोल्डर के अकॉर्डिंग अगर इस पैटर्न का ही हम टेक्निकल टारगेट से उठा करके देख लें यहाँ पास से, तो आपकी ये चीज़ें इसी को उठा करके ऊपर करते हैं। ओहो 2 मिनट, दैट्स 20% गेन। क्या ये 20% गेन छोटा अमाउंट है? नहीं, ये लाइफ टाइम हाई को चीरता हुआ अमाउंट है। अच्छा, तो अब देखो अगर यहाँ पास ये सक्सेसफुल कर जाता है, हो सकता है ये कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर बनाने के लिए एक बार और शोल्डर बनाए, फिर एक बार और शोल्डर बनाए, बट लेटेस्टली इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं, तो इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होनी ही है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि 6 महीने में भी 20% आ जाते हैं, ठीक है, और अगर ऐसी ही ट्रेड हम 2 कर लेते हैं तो 6 महीने में 20% उस पैसे पे, अगले 6 महीने पे 20% उस पैसे पे, यानी टोटल आपके 40% उस पैसे पे। और अगर साल में हम उस पैसे से 40% का रिटर्न बना पाए, भाई बहुत है, मोर देन इनफ। आपके एफडी में सिर्फ 7%, 8%, वो भी बहुत रेयर केस में मिलता है, और यहाँ पास आपके 40% बन रहे हैं पैसे। और अभी इस केस के अकॉर्डिंग और हैवेल्स जैसी लार्ज कैप कंपनी में 20% बना पाना बहुत हार्ड। अच्छा, तो यहाँ पर से 20% गेन है। एक तो ये टारगेट है, अगर आप लॉन्ग टर्म पे चलते हो तो मैं बोल रहा हूँ। अगर शॉर्ट टर्म पे चलते हो ना तो एक बार ड्राइंग को रिमूव करते हैं, एक और पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, आप इसको थोड़ा सा गौर से देखना, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी, तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो एक और पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, बट वो बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए है, तो इस चीज़ को देखना उतना मैं एफर्ट नहीं डालूंगा। बट ये भी एक अच्छा खासा आपका कप विद द हैंडल बना है और अच्छे खासे ब्रेकआउट के साथ भी ऊपर गया है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया आपका कप, और ये हो गया एक हैंडल, यहाँ ध्यान से देखो, एक हैंडल, और ये हो गया दूसरा हैंडल। तो ये भी अगर इसके अकॉर्डिंग भी छोटा टारगेट लिया जाए तो
वो भी कम नहीं है भाई। वैसे यहाँ से लिया जाता है ये एकदम, जो आपको ये एक डॉट दिख रहा है, मतलब इसकी टेल दिख रही है, पर टेल से हम नहीं लेंगे, हम थोड़ा सेफर साइड खेलते हैं अगर गेम, तो दैट 17%। और 17% को भी अगर हम ऊपर लेके चलते हैं तो आपका यहाँ पास से टारगेट भी एक और आता है, तो जो कि लगभग ये परसेंट है। और अगर ये टारगेट को थोड़ा मैं पीछे तक एक्सटेंड कर दूं तो आपको दिख जाएगा कि ये टारगेट एग्जैक्टली आपका लाइफ टाइम हाई का टारगेट है। और यहाँ से भी अगर आप इस ट्रेड के लिए जाते हो, और अगर मैं जाता हूँ तो मैं सेफर साइड में इस ट्रेड को यहीं तक के लिए जाना से खेलना पसंद करूँगा, अपने अकॉर्डिंग, ऊपर वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग रहेगा। तो एक 13% का गेन है, अगर मैं बोलता हूँ 13% का गेन आपके आने वाले 2-3 महीने में भी आ जाते हैं तो भाई कोई ख़राब गेन नहीं है, ठीक है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है। मैंने टेक्निकल टारगेट के अकॉर्डिंग चीज़ें समझा दी हैं। वैसे ये एक रेंज में ही ट्रेड करता है, तो एक मैक्सिमम अगर इसकी फॉल की अगर देखा जाए इंटेंसिटी, जो कि बहुत रेयर है होने के चांसेस बहुत कम है, जो कि 1027 का टारगेट आ रहा है। आई डोंट थिंक सो ये होने वाला है, और ये ना ही होगा भी ऐसा, फिर भी आप एक देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग ट्रेड। ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे। बाकी मेरा काम था हैवेल्स को लेकर ये आपको समझाना। हाँ, अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे आकर के चिल्लाइए, गाली दीजिए या समझाइए, या फिर कोई आप पॉइंट रखना चाहते थे जो मेरे से हो सकता है छूट गया हो, तो आप ज़रूर उसे डिस्कस करें हम सभी के साथ। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से अपन को देखना चाहिए। जैसे कि कोशिश तो करना ही चाहिए, हो सके ना बने, ठीक है। कई बार मैं भी पॉइंट्स को छोड़ देता हूँ, बट जब मैं और न्यूज़ को आगे पढ़ते रहता हूँ, इधर उधर से देखता हूँ, तो मुझे बाद में फील होता है अरे ये वाला चीज़ तो छूट गया था। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी बार बार प्रैक्टिस से ही आने वाली है। स्टॉक मार्केट कोई जुआ हुआ है नहीं, इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा आपके अंदर अवेयरनेस फैलेगी मार्केट को लेकर के, और छोटी छोटी चीज़ों पर डरना आपका कम हो जाएगा। देखो एट द एंड मार्केट में लंबे समय तक वही दौड़ सका है जो कि चीज़ों से भागता कम है, डरता कम है, ठीक है। पैनिक नहीं होना है, चीज़ों को अच्छे से समझना है। अगर ख़राब कंडीशन लग रही है और लग रहा है कि अब नहीं हो सकता, हमने जो सोचा था कंडीशन उसके अकॉर्डिंग या उसके विरुद्ध अब कंपनी जाने लगी है, या कंपनी के ट्रेड होने लगे हैं उस प्रकार से, तो उस कंडीशन में फाइनली हमें उस स्टॉक से निकल जाना चाहिए। जो लॉस हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है, उसी को लेकर के संतुष्ट रह लो। बाकी ठीक है, चीज़ों को समझे बिना भागना, अंदर आना, किसी की टिप पे चलना, वो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग पे आपकी गलत इम्पैक्ट डालेगी। दूसरों से टिप लो, उस टिप को देखो कि क्या उस बंदे ने क्या कहा, तो उसमें क्या चीज़ की कमी है और क्या चीज़ सही है, ठीक है। तो दोनों पहलुओं को देखो, तो जैसे हमने देखा। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे हमारे आप दूसरा वीडियो है, इसी तरीके से वीडियोस बढ़ते रहेंगे, नॉलेज हम शेयर करते रहेंगे, और चीज़ें आपको भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना यार। तो अगर आपको जो दोस्त स्टॉक मार्केट पे इंटरेस्टेड है उसी को बोल रहा हूँ, बाकी सब तो मोह माया है, ठीक है। जल्दी मिलते हैं एक नए एनालिसिस के साथ। क्रॉम्पटन वाला जरूर ध्यान दे लेना यार, अच्छा खासा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, और आने वाले टाइम पे वो मल्टी बैगर बनने के चांसेस हैं उसके, और क्यों बनने के चांसेस हैं वो अगली बार वीडियो पे बात करेंगे। धन्यवाद। बुल एंड बियर मार्केट के साथ बने रहने के लिए, बुल्स एंड बियर मार्केट है, बुल एंड बियर नहीं, बुल्स एंड बियर मार्केट के साथ बने रहने के लिए ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।